नमस्कार एंड वड़कम। आज हम फिर से भानुचंदर के साथ है और आज हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति की। सबसे पहले मैं फिर एक बार इंट्रोड्यूस करके देना चाहता हूँ। मैंने और भानु ने एक साथ 2009 के इलेक्शन में आडवाणी जी के ऑफिस में काम किया था। उसके बाद उन्होंने अपना बीजेपी के साथ सफर जारी रखा और उन्होंने अरुण जेटली जी के साथ और प्रकाश जावड़ेकर जी जब भी वो शिक्षा मंत्री थे तभी उनके साथ भी उन्होंने 3 साल काम किया है। अभी वो एक राजकीय विश्लेषक है और अलग अलग टीवी चैनल में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर भी दिल्ली में रहने के बावजूद भी उनका दिल तमिलनाडु के राजनीति में, इसलिए हम आज उनसे पूछने वाले हैं कि तमिलनाडु के राजनीति में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी करके दूं, क्योंकि ये जो पहली फेज में तमिलनाडु के ऑल 39 सीट्स पे इलेक्शन होने वाला है और इसलिए सबसे पहले अगर किसी स्टेट का फैसला होने वाला है तो है तमिलनाडु। और महाराष्ट्र में भी तमिलनाडु के राजनीति के बारे में लोगों को में बहुत उत्सुकता है। तो भानु, वेलकम टू MH48। Thank you, Anay. Vanakkam, and thank you for the generous introduction. मेरा पहला सवाल है कि अभी तमिलनाडु में 19 अप्रैल को वोटिंग है। तो आप कैसे इस चुनाव की तरफ देख रहे हैं? कौन से अलायंस, मेजर अलायंसेस है और बीजेपी के साथ कौन है, AIADMK के साथ कौन है और DMK अलायंस में कौन है? अब तमिलनाडु पॉलिटिक्स पिछले 5-6 साल में बहुत इंटरेस्टिंग होता आ रहा है। हर एक साल पिछले साल के बेहतर हो रहा है, क्योंकि जयललिता के मृत्यु के बाद, जयललिता और करुणानिधि दोनों के डेथ के बाद पॉलिटिक्स बहुत अलग हो गया है, क्योंकि ये दो लोगों ने बहुत सालों से डोमिनेट कराया था। करुणानिधि 1960 से लेके अभी 2011 तक वो चीफ मिनिस्टर थे और जयललिता भी 1980 से शुरू करके अभी 2016 जब तक उनका डेथ हो गया उस समय तक वो चीफ मिनिस्टर थी। तो बहुत दिग्गज नेता थे। और उसके बाद डीएमके को स्टालिन संभाल रहा है और एडीएमके में बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ है। आपके दर्शक जानते हैं ईपीएस ओपीएस दोनों चीफ मिनिस्टर थे, वो अलग स्टोरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2019 पे आते हैं। ओके, 2019 पे इलेक्शन हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु और पौंडीचेरी कुल मिला के 40 सीट है। 40 सीटों में 39 डीएमके ने जीत लिया और सिर्फ एक सीट एडीएमके को मिला, वो भी ओपीएस के बेटा रविंद्रनाथ को थेनी से जीता। ठीक है, तो उसमें डीएमके ने 53% वोट शेयर लिया। ओके, और एडीएमके प्लस ने अराउंड लाइक 35% लिया। ठीक है, सो दिस इज ये 2019 का बेंचमार्क है। ठीक है, उसके बाद 2021 में एक असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें भी डीएमके ने जीत लिया, क्लीन स्वीप। उसमें ये डीएमके का वोट शेयर थोड़ा कम आया, 38%, 53% से 38% आ गया। और इसकी वजह से उनका लाइक बहुत जोरदार मेजॉरिटी मिला और उनका सरकार चल रहा है। ओके, सो 2021 में ये हो गया। सो अभी क्या स्थिति है, उसके बाद एडीएमके का लेवल अभी भी नीचे जा रहा है, क्योंकि ईपीएस और ओपीएस का स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये 30% जो वोट शेयर है, अभी लोग बोल रहे हैं कि आधा आधा हो गया। पर इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि वो ईपीएस के फैक्शन ने पूरा पार्टी का कब्जा ले लिया और वो 2 लीव सिंबल है, जिसमें वो जो पावरफुल सिंबल है उसको वो ईपीएस ने ले लिया। तो ये बंटवारा कैसे हुआ, इसका किसी को जानकारी नहीं है। पर कई लोग बोलते हैं कि 50-50 स्प्लिट है, कई लोग बोल रहे हैं कि ईपीएस ने पूरा एडीएमके को ले लिया, ऐसा। ठीक है, इसके बीच में 1 मिनट आना, तो इसके बीच में 2 और चीज हुआ है। एक है राइज ऑफ बीजेपी। ओके, जो 2021 इलेक्शन के बाद अन्नामलाई बहुत फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जो बोलते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का पद ले लिया था आईपीएस छोड़ के। बहुत सारे नेता थे, एक के बाद एक किसी और पद में जाते रहे।
तो तमिलिसै सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर बन गई, एल मुरुगन उसके प्रेडिसेसर थे, उसको केंद्रीय मंत्री बना दिया, और वानथी श्रीनिवासन चली गई महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट। सो सडनली वैक्यूम हो गया, हम ये राइट प्लेस और राइट टाइम पे थे और इसको प्रेसिडेंट बना दिया। और उसके बाद बहुत मेहनत किया अन्नामलाई ने, पार्टी को बढ़ाया, और उसका भाषण भी बहुत अच्छा था। सो वो एक इम्पैक्टफुल लीडर टाइप का उसका प्रोग्रेस है। चारवा है नाम तमिलर कच्ची। ओके, ये तमिल नेशनलिज्म वाला है। सो आइडियोलॉजिकली देयर आर थ्री, वन इज द्रविडियनिज्म व्हिच इज डीएमके एंड एडीएमके, नेशनलिज्म व्हिच इज बीजेपी, और तमिल नेशनलिज्म इज नाम तमिलर कच्ची। वो एलटीटी चीफ प्रभाकरन को अपना गुरु मान के चलते हैं। ये इनका भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है, अभी उनका वोट शेयर 7.5% पे है, ठीक है। और इसके बाद भी रीजनल पार्टी से पीएम के अलावा ये स्टेट ऑफ द प्ले है। मैं इसमें आप आई गिव इट बैक टू, आप कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं तो एक सिर्फ लोगों को जानकारी के लिए कि जो चीज महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बारे में है कि दोनों पार्टीज में स्प्लिट हो चुका है, पार्टी का सिंबल और नाम एक फैक्शन को मिला है, लेकिन जो सर्वेस खास करके वो कितने मैनिपुलेटेड थे पता नहीं, उनके द्वारा कहा जाता है कि फिर भी जनता का सपोर्ट दूसरे फैक्शन को हो सकता है। तो वैसे ही चीज तमिलनाडु में है, ओ पनीरसेल्वम और ई पलानी स्वामी के बीच में स्प्लिट हुआ है। पलानी स्वामी के पार्ट फैक्शन को पूरा सिंबल और नाम मिल गया, लेकिन ओपीएस को शायद सपोर्ट रह सकता है, बट वो 19 तारीख को पता चलेगा। भानु, तो अभी मुझे जानकारी ये चाहिए थी कि ये पहली बार, नहीं तो तमिलनाडु में 2 कोलिशन का फाइट होता है और बीजेपी कौन से भी कोलिशन में एक सबसे माइनर पार्टी रहता है। तो अब ये पहली बार 3 कोलिशन है या फिर 3 पोल्स है, तो ये 3 पोल्स कौन से हैं, हर एक कोलिशन के कौन कौन से पार्टी उसमें शामिल है, वो मुझे जरा बताइए। ठीक है, तो या अभी मेनली 3 फैक्शंस है, और उसके बाद नाम तमिलर कच्ची भी है। ओके, तो उनका 4th फैक्शन है, छोड़ देते हैं वो। नाम तमिलर कच्ची अभी तक 2009 से हर चुनाव अकेले करे हैं, और उनका स्पेशलिटी ये है कि वो 40 सीट्स में 20 महिला और 20 मर्द को देते हैं। ओके, या तो उनका थोड़ा ऐसा है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। अभी तीन फैक्शंस है। पहला पोल स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है डीएमके का। डीएमके में है मेन पार्टीज कांग्रेस और दिन एक दलित पार्टी है वीसीके, और कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट। ये है मेन इनका पिलर है। ओके, तो हर एक पिलर के बारे में हम अलग से बात करेंगे, पर और ये एडीएमके फैक्शन में सिर्फ एडीएमके है और विजयकांत के पार्टी है। ओके, तो ये दूसरा है। तीसरा है बीजेपी लेड कोalition। बीजेपी लेड कोalition में बीजेपी है और मेजर पार्टनर है पीएमके, और उसके अलावा दो तीन दलित लीडर्स है, 2-3 कास्ट ग्रुप्स के लीडर्स है, और ये ओपीएस सिर्फ अकेला इलेक्शन फाइट कर रहा है रामनाथपुरम से। उसका पार्टी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो प्रोटेस्ट कैंडिडेट जैसा इंडिपेंडेंट बना के रामनाथपुरम से फाइट कर रहा है। उसके बाद एक और उसकी कम्युनिटी में एक और है टीटीवी दिनकरन, वो भी एडीएमके के पार्ट था, वो 2 सीटों में लड़ रहा है। तो ये और टीएमसी है, तमिल मानिला कांग्रेस नाम के एक पार्टी है, उनका 3 सीट है, वो अलग लड़ रहे हैं। तो एक थोड़ा अम्ब्रेला कोalition टाइप का सिचुएशन है बीजेपी का। तो ये स्टेट ऑफ द प्ले है। मैं डीएमके कोalition के बारे में 1 मिनट जानकारी देना चाहता हूँ। सो डीएमके कांग्रेस वीसीके ये बहुत कम्युनिस्ट, ये बहुत लंबी समय से एक कोalition में रहे हैं और जीत के आ रहे हैं। ओके, उनको तो अभी तेलंगाना और कर्नाटका के कांग्रेस के जीतने के बाद कांग्रेस का नेगोशिएटिंग पावर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इस बार उन लोगों ने 10 सीट का मांग लिया कोalition से। ओके, सो ये सिचुएशन है, और ये दलित पार्टी एक फोर्स मल्टीप्लायर टाइप का लार्जेस्ट दलित पार्टी है, वो फोर्स मल्टीप्लायर टाइप का आता है, और एक अच्छा कोalition, पॉलिटिकली एक अच्छा कोalition है। बीजेपी है, बीजेपी के अलावा पाटाली मकल कच्ची पीएमके है, कांग्रेस सिर्फ 9 सीट लड़ रहा है। ओके, पीएमके 10 सीट लड़ रहा है। पीएमके 1 ईयर्स नाम के एक कास्ट है, उनका कास्ट पार्टी है,
और वो मोस्टली नॉर्दर्न तमिलनाडु में फैले हुए हैं। तो वो है, और सदर्न तमिलनाडु में बाकी सब टीटीवी दिनकरन, ओपीएस, वो दूसरे समाज, मुकुलतोर नाम के एक दूसरा समाज है, उनके लीडर्स है। ओके, सो एक अम्ब्रेला टाइप का कोalition है। एडीएमके का अभी इस बार कुछ स्ट्रैटेजी ही नहीं है। वो एक्चुअली वो अलग, वो 2026 असेंबली इलेक्शन को मन में रखे वो फाइट कर रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि उनका मानना ये है कि बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज और कई सारे दलित लोग उनसे अलग होके चले गए, उनको वापस लेने के लिए जो भी करना है इस चुनाव में वो कर रहे हैं। तो मुझे एक जानना था, क्योंकि डीएमके ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी रहा है पिछले, अगर आप 60 सालों का इतिहास देखेंगे करुणानिधि से या एमजीआर सबसे पहले ने एआईडीएम के स्थापन करने से पहले, तो ये क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ 39 सीट्स डीएमके सिर्फ 21 जगहों पे चुनाव लड़ रहा है, और कांग्रेस को 9-10 जगह उन्होंने दी है, बाकी अलायंस को दी है। और दूसरी तरफ भाजपा है कि जो कंसिस्टेंटली यानी खुद के बलबूते पे आज तक अपना खाता नहीं खोल पा रहा था। अगर खाता खोला तो एआईएडीएमके के साथ या डीएमके के साथ कोई जो 1-2 जगह मिला तो वहां पे एक खाता खोलता था। वो भाजपा बीजेपी आज लगभग 20 जगह पे खुद का खुद लड़ रहा है, और 4 सीटों पे आई थिंक कैंडिडेट्स है जो बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। यानी टेक्निकली स्पीकिंग बीजेपी इज कॉन्टेस्टिंग मोर सीट्स, यानी डीएमके से भी ज्यादा सीटें बीजेपी लड़ रही है। ये थोड़ी विडंबना नहीं लग रही है आपको? या तो ये मैंने इसके बारे में एक ट्वीट भी करा। एक रेशियो है नेशनल और स्टेट अलाइड। ओके, आप देखते हैं तो बीजेपी का है अराउंड 24, ओके, इंक्लूडिंग जो कैंडिडेट्स बीजेपी के सिंबल से फाइट कर रहे हैं, और 24 है। बिगर स्टेट अलाइड पीएम के है 10, सो 24-10 है। वो यूपीए अलायंस और इंडिया अलायंस में अभी 9:22 है। 9 कांग्रेस है नेशनल और 22 डीएमके है। ठीक है, सो रेशियो ऐसा स्प्लिट है। सो तमिलनाडु के जनता के सामने एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, ये हाईली नेशनल और जीतने वाले अलायंस के साथ जा सकते हैं, या हाईली लोकल और प्रोटेस्ट टाइप का रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट ऑफ मेंबर्स को भेज सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक चॉइस लोगों के सामने है। तो मुझे अभी एक द्रविडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछना था। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि तमिलनाडु के राजनीति में खास करके डॉक्टर जे जयललिता और एम करुणानिधि के निधन के बाद, उनके मृत्यु के बाद बहुत सारा बदलाव आ चुका है। जैसे महाराष्ट्र में कहा जाता था कि महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टी, वो मराठी आदमी, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, उसका स्वाभिमान उसके ऊपर पड़ा था। वहां पे तमिलनाडु में एक द्रविड़ आइडेंटिटी, एक जो कितना असली है पता नहीं, लेकिन एक द्रविड़ आइडेंटिटी के अराउंड सब पॉलिटिक्स हुआ करता था, और उसमें डीएमके एआईडीएमके के दो फैक्शन हो चुके थे। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये द्रविड़ आइडेंटिटी या द्रविड़ पॉलिटिक्स है, वो उसके लास्ट लेग पे है? कि क्योंकि द्रविड़ राजनीति का मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा ये था, वो इज सम काइंड ऑफ एथिज्म, और नॉट बिलीविंग इन द ट्रेडिशनल सनातनी हिंदू संस्कृति। तो वो अभी बाकी है, या धीरे धीरे वो अभी तमिलनाडु के समाज से भी चला जा रहा है? चाहे आप तमिलनाडु में किसी से भी बात करो, वो खुद को तमिल ही बोलेगा, द्रविड़ नहीं बोलेगा। ओके, और आप तो द्रविडिज्म ये साउथ सदर्न स्टेट्स का एक एक कलेक्टिव बोलते हैं ना। आप किसी कन्नडिगा से बात करो, मलयाली से बात करो, तेलुगु से बात करो, कोई भी खुद को द्रविड़ नहीं बोलेगा। ठीक है, उनको बोलेगा तमिल, मलयाली, जो भी है। और ये द्रविडिज्म एक सेक्युलरिज्म जैसा है, एक आइडियोलॉजी है, उसका कुछ महत्व नहीं है। तो लोग ऐसे उस एक ऐसे बना हुआ है, एक हाउ टू से, एक इल्यूजन है। ठीक है, पर द्रविड़, सो डीएमके को इसलिए लोग वोट देते थे कि उनका लोकल पॉलिटिक्स अच्छा था, उनका वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चूज करे थे। वो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उनमें और कम्युनिस्टों में। क्योंकि ये एक महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है ना, शरद पवार जैसे एनसीपी कैपिटलिस्ट। के बारे में कहा जाता है, सच है। तो आइडेंटिटी प्लस कैपिटलिज्म, ओके, ऐसा ऐसा एक सिचुएशन है। सो उसमें लोग प्रभावित थे। तो एंड ऑल्सो उसके बाद उसके पीछे हमारे सिनी इंडस्ट्री का पूरा ताकत था, और हम लोग सिनेमा के लिए पागल है, वो सब चीजें की वजह से ये द्रविडियन पार्टीज अभी
अभी तक पावर में थे। तो अभी जो ये नाम तमिलर कच्ची है ना, ये एनटीके, तो ये इसका आना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग तमिल को सेपरेट नेशन मानते हैं, पर उनका क्या है, वो एथीस्ट नहीं है। ओके, वो एक्चुअली खुद को सनातनी नहीं बोल सकते, क्योंकि बीजेपी के एसोसिएट हो जाएगा। वो कार्तिकेय मुरुगन, कार्तिकेय को पूजा करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो सब करते हैं। और हमारे जो एंशियंट पोएट्स है, ओके, जिनको द्रविडियन गवर्नमेंट ने कुछ महत्व ही नहीं दिया है। हमारा नायनमार्स और आಳ್वार्स इतने इतने बड़े बड़े काव्य लिखे हैं, और इतना बड़ा बड़ा मंदिर है, आप तो गए होंगे तमिलनाडु, तो उस सबको नेगेट कर दिया द्रविडियनिज्म ने। ये नाम तमिलर कच्ची इनको कोऑप्ट कर रहा है। ओके, पर बीजेपी का ये है कि ये भी हमारा है, ये लार्जर सनातना और लार्जर हिंदुत्व, लार्जर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं, वो बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप सिंगापुर में गए हो, आप मलेशिया में गए हो, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा तमिल डायस्पोरा है, लेकिन सिंगापुर का जो तमिल लोग है वो माथे पे बिंदी लगाएंगे, एक ये भस्म लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे, वो उधर का उनका जो धर्म का ये जीवन में उनके ऊपर प्रभाव है वो दिखता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर है, लेकिन एक प्रकार की एक नास्तिकता, एक प्रकार का एथिज्म एज अ गवर्नमेंट आइडियोलॉजी के लिए। तो ये सही बात है ना? तो श्रीलंका, नहीं सिंगापुर, मलेशिया सबके तमिल लोग एक है, तो वही वो आइडियोलॉजी है ना। नहीं नहीं, आपका एक एक पार्ट मानता हूं। तमिलियंस बहुत रिलीजियस लोग हैं। ओके, अभी एक प्यू रिसर्च आया है 2021-2022 में लेके आए, उसमें इंडियन रिलीजियोसिटी के ऊपर एक सर्वे करा है। ओके, उनमें उनमें ऐसा है कि जो डेली पूजा पाठ जो करते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है। पर जो मंदिर जाते हैं 90% तमिलनाडु में जाते हैं। ओके, और इससे थोड़ा 75-80% है नॉर्थ इंडिया में रेगुलरली मंदिर जाने वाले। तो तमिलनाडु अभी भी फुल्ली रिलीजियस सोसाइटी है। ओके, इतने सारे, तो ये ऐसे भ्रम है। ओके, तो एथीज्म है, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि एथीज्म नहीं है, पर जितना बाकी जगहों में उतना ही है, यहाँ ज्यादा नहीं है, ये सत्य है। तो लेकिन ये जो रिलीजियसिटी है वो सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी, क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी तो बहुत छोटा है ये, लेकिन ये सब आदि द्रविड़ा, मुकुलगस, मुदलियार्स, इन लोग में भी सब रिलीजियसिटी है या सिर्फ कुछ अपर कास्ट में ही है? नहीं नहीं, कि बहुत रिलीजियस है बॉस। लाइक आप देखें तो ये इन 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 सब कम्युनिटीज में उनका अपना ही मंदिर भी है। ओके, अभी जो फाइट्स जो हो रहा है, ये मंदिरों में दलित लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। ओके, कई सारे ओबीसी उसमें फाइट होता है। तो इसका मतलब ये है कि रिलीजियोसिटी पूरी तरह फैला है। दलित लोग भी उनका उनका सब मंदिर में जा सकते हैं। ये कई सारे प्राइवेट मंदिर में वो लोग आना चाहते हैं, पर आने नहीं देते। सो रिलीजियोसिटी पूरी तरह फैला हुआ है। मैं ये सर्वे में करा बोला गया कि 90% है। मैं मानता हूं कि 95 ऑलमोस्ट 95% के ऊपर तीस ही हैं, बहुत रिलीजियस लोग हैं। एक चीज मुझे याद आ रही है, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये जो भी सेंगोल ये प्रस्तापित किया गया, तभी जो सब प्रीस्ट लोग, सब पुजारी लोग लाए गए थे, वो जो ट्रेडिशन है वो ज्यादातर नॉन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है। वहां पे जो सब सीर्स है वो ओबीसी या अलग अलग कास्ट के, तो वो तमिलनाडु में उनका अलग अलग मंदिर, अपना ट्रेडिशन, अपना संस्कृति सब ये है। आप सही बोला, ये उनको आदीनम बोलते हैं। तो चोल महाराजा के टाइम पे कावेरी नदी के किनारे पे बहुत सारे ऐसे मठ स्थापित किए हैं। ये शैव मठ है। ये लोग शिव जी की पूजा करते हैं। और हमारे जो नायन मार्स जो लिखे हैं, नायन मार्स 63 नायन मार्स है, आपके दर्शक जाके गूगल कर सकते हैं, 63 नायन मार्स है। बहुत अपलिफ्टिंग कविताएं लिखे हैं, ठीक है, शिव जी के ऊपर। तो वो सबको इकट्ठा करके, उसको प्रैक्टिस करके, उसके आधारित एक बहुत सारे मठ्स चलता है तमिलनाडु में। सो उनके तिरुवावुडुदुरै आदीनम नाम के, तिरुवावुडुदुरै एक जगह का नाम है, तंजावुर के पास है। तिरुवावुडुदुरै आदीनम का जो मठ का लीडर है, उन्होंने सेंगोल लेके आया था। वो ये सेंगोल भी कैसे बीजेपी के कैंपेन में जुड़ा है, ये स्ट्रैटेजी में जुड़ा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा उत्सुकता है कि जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग कास्ट ग्रुप्स है, ओबीसी सबसे बड़ा है, उसमें भी 3-4 प्रोमिनेंट कास्ट है, 300-400 सब कास्ट है, लेकिन 3-4 कास्ट ग्रुप्स बड़े हैं।
तो तमिलनाडु में कैसा कास्ट कॉम्पोजिशन है, खास करके ब्राह्मण्स वहां पे भी संख्या बहुत कम है, 3% से भी कम है। एक मुकुल तौर से या फिर थेवर कहा जाता है, मेरा अगर गलती हो गई तो करेक्ट मी, यानी प्लीज फील फ्री। और देन नाडर्स है, गाउंडर्स है, तो ये सब कॉम्पोजिशन कैसा है, हर एक कम्युनिटी का क्या परसेंटेज है और उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, एक संक्षिप्त में आप अगर बता सकते। ये ये हर हर कम्युनिटी का एग्जैक्ट परसेंटेज किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि पिछले आई थिंक कास्ट सेंसस 1931 में करे हैं। तो उसके बाद उसके टाइम में से अभी बहुत टाइम हो गया, एक 100 साल हो गया। उसके बाद भी वहां का क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे इधर उधर है, ठीक है। तो आप मान के चलिए ओबीसी कम्युनिटी, हर उसके बारे में जिसके बारे में मैं बोलूंगा, वो मान लो 7 से 10% होंगे। ओके, तो मेन मेन ओबीसी कम्युनिटीज है नॉर्थ में वनियर्स, वो पीएमके के पार्टी है। वेस्ट तमिलनाडु में गाउंडर्स है, जिनमें से ये ईपीएस है और अन्नामलाई भी है, ठीक है। तो साउथ में ज्यादातर मुकुलतोर्स है। ओके, मुकुलतोर्स साउथ मिड साउथ में, मदुरई के साइड में मिड साउथ में मुकुलतोर्स है, जिनमें से टीटीवी और ओपीएस है। ओके, फर्दर साउथ में नाडार्स है। नाडार तमिल से सौंदरराजन नाडार है। जे के कामराज जो टीएनसीसी बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, वो भी नाडार थे। और मुत्रेयर नाम के एक और कम्युनिटी है, वो डेल्टा बोलते हैं, जहाँ पे कावेरी बे ऑफ बंगाल से मिलती है, तंजावुर के साइड में, वहां पे मुत्रेयर नाम के ये 5 बड़े ओबीसी कम्युनिटीज है, ठीक है। तो ये इनका भी मैं इसको भी बुकमार्क करके रखिए। मैं ये भी बोलूंगा कि ये कैसे बीजेपी स्ट्रैटेजी में आता है, ठीक है। तो ये बड़े ओबीसी कास्ट है। इसके बाद दलित कास्ट में भी दो बड़े हैं। उनको देवेंद्र कुल वेलागर बोलते हैं। उनका पहला नाम पल्लर कम्युनिटी है, वो साउथ तमिलनाडु के दलित है। ओके, और नॉर्थ तमिलनाडु में के दलित बहुत बहुत बड़ी संख्या में है, उनको परैयर बोलते हैं। तो उनका उनका लीडर है, उनका पार्टी है बीसीके, और उनका तोल तिरुमावलवन नाम के उनका लीडर है। उनका भी अभी 2 सीट है इसमें कोalition में आए हैं, इंडी कोalition में। तो ये है ओबीसी दलित इनका। इसके अलावा अपर कास्ट बहुत सारे हैं, मुदलियास है, ब्राह्मण्स है, चेटियास है, जो चिदम्बरम है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो मुझे एक पूछना था इसके अलावा भी, क्योंकि तमिलनाडु में ऑफिशियली माइनॉरिटीज का परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कोस्टल तमिलनाडु में बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो चुका है, और खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कहा जाता है कि वो द्रविडियम पार्टीज के ज्यादा कांग्रेस को और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करते, तो वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कैसे काम करता है तमिलनाडु में? Yeah, so minorities are combined officially it will be around 15%. Okay, पर उनका बहुत अनऑफिशियल होता है, जो हिंदू नाम के होते हैं, पर तो उसका कोटा सबका बेनिफिट्स देते हैं, पर जाते हैं चर्च में जाते हैं। चर्च में जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादातर साउथ तमिलनाडु में है। साउथ तमिलनाडु में तो नाडार्स में अभी बहुत क्लीवेज है। नाडार्स जो जिस ओबीसी के बारे में मैंने बताया, उसमें क्रिश्चियन नाडार्स है और हिंदू नाडार्स है। ओके, तो क्रिश्चियन नाडार्स बहुत पावरफुल है। ओके, और ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पुन राधा कृष्णन लड़के आए थे, उसमें डायरेक्ट क्लीवेज है क्रिश्चियन नाडार्स और हिंदू नाडार्स के। ये बहुत ये सिर्फ इस टॉपिक में बहुत लंबा हिस्ट्री है, लंबा संघर्ष है अगेंस्ट जो फोर्सेस जो कन्वर्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो हिंदू मुन्ननी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिसका इसने विरोध किया है। ये सबका एक बहुत अलग, बहुत इंस्पायरिंग हिस्ट्री है। लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। तो कांग्रेस ये पूरे माइनॉरिटी वोट्स को अपने कब्जे में लेके रखे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कांग्रेस का वैल्यू बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। ओके, एडीएम के भी बहुत सीट देने के लिए तैयार थे कांग्रेस। कांग्रेस। तो और कांग्रेस को मेरे ख्याल से लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस बहुत वीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से सोचते थे तो लाइक वो लेते थे, लाइक 15 सीट देते थे, देने के लिए तैयार थे। पर क्या हुआ, स्टालिन डीएमके के फर्स्ट फैमिली और कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली बहुत बड़े दोस्त है, ठीक है।
तो इसकी वजह से वो नहीं हो पाया, पर उसके और अलग पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। पर कांग्रेस का कब्जा ये है, तो कांग्रेस माइनॉरिटीज का पूरा मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का वोट लेके आता है, और बीसी के दलित का, बिग लार्जेस्ट कम्युनिटी का दलित वोट लेके आता है। तो ये दोनों थोड़ा स्प्रेड आउट है पूरे तमिलनाडु में। तो इनका इनका अकेले कुछ इतना महत्व नहीं है, अकेले लड़े तो सीट नहीं लेके आएंगे, पर डीएमके के साथ उनका फोर्स मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये डेल्टा और एडिशनल वोट्स जो है तो वो बहुत इसलिए मैं एक सिर्फ इंटरवेंशन करना चाहता हूँ, इसलिए राहुल गांधी ने जब भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तभी वो शुरुआती के दौर में ऐसे लोगों से मिले थे कि जो जिनका एक हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी जैसा एक मुस्लिम और क्रिश्चियन क्लेरिक के साथ मिले थे। तो इट वाज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक अपना माइनॉरिटी बेस मजबूत करने के लिए उन्होंने ये जानबूझ के ये सब किया था। बिल्कुल बिल्कुल, नो, ये इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये टू क्लेवर बाय हाफ पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये इसमें है। तो वो उनका एलिबे है कि मैं यात्रा में जा रहा हूँ, जो भी मुझे मेरे से आके मिल सकते हैं। पर ये लोग जो एंटी सनातनी है, एंटी इंडिया है, क्योंकि इन लोगों का पैसा बहुत आता है टेक्सास और बहुत यूरोपियन कंट्रीज, इटली, ये सब लोगों से। एंड आप नहीं मानेंगे, तमिलनाडु के चर्चेस बहुत बहुत बड़े हैं। ओके, और तमिलनाडु को छोड़ो, अभी आंध्र प्रदेश, आप वाईएसआर, जो अलग टॉपिक है, वाईएसआर और उसके फैमिली, आप थोड़ा तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश में घुसे, तिरुपति, नेल्लोर, चित्तूर, कडपा कडपा तमिल इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जगन मोहन और वाईएसआर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप वहां जाते तो इतना बड़ा बड़ा चर्चेस मिलेगा, पास में हमारा एक छोटा सा हनुमान मंदिर होगा, आपको देख के बहुत दुख होगा वहां पे। तो एक अनेक्डोट है। धन्यवाद भानु, आपने हमें समय दिया। ये पहले एपिसोड है, और पहले एपिसोड में हम लोग ने तमिलनाडु की राजनीति, बड़े पार्टीज, कास्ट कॉम्बिनेशन, ये सब जानने की कोशिश की। हम जल्दी ही एक एपिसोड करेंगे, और वो एपिसोड में खास करके हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास करके तमिलनाडु को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उन्होंने लिए, उसके बारे में, और खास करके अन्नामलाई का राइज और वो उनका करिश्मा ये चुनाव में कितना हो सकता है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, हम फिर से मिलेंगे और ये नया एपिसोड करेंगे।